नमस्कार, मैं हूं तपस्वी आचार्य। समाचार के सच के साथ आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। हमारी ये विशेष रजूआत समाचार का सच, जो न्यूज़ जो है, जो घटनाएं हैं, वो जैसे न्यूज़पेपर ने आपको दिखाया हुआ है, जो न्यूज़ चैनल ने आपको दिखाया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहली देश की सबसे बड़ी घटना जो अभी जम्मू कश्मीर में हुई है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। टाइम्स नाउ ने जो डिटेल लिखी है वो हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पर आंकलन करें, थोड़ा बहुत पढ़े। तो सबसे बड़ी घटना देश की जो हुई है, जम्मू कश्मीर में हत्या की घटना हुई है, उसके बारे में डिटेल पढ़े तो बात आ रही है। नवभारत टाइम्स और टाइम्स नाउ ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि हमारी तरफ से उन्हें गिफ्ट, हमारी तरफ से देश को गिफ्ट, ऐसा एक वहां पर आतंकी संगठन ने चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा हुआ है और हत्या की है। डिटेल क्या है वो हम लोग समझे तो डिटेल कुछ ऐसी आई है कि हमारी तरफ से ये गिफ्ट, डीजी जेल की हत्या के बाद टीआरएफ का एक लेटर सामने आया हुआ है। बहुत ही जोजारी घटना घटी है वहां पर जम्मू कश्मीर में। क्या घटना है और क्या वहां पर टीआरएफ जो वहां पर आतंकी संगठन है, उन्होंने जो लेटर लिखा हुआ है, चिट्ठी लिखी है, इसके बारे में डिटेल जो हम लोग पढ़े तो लिखा हुआ कि क्या निशाने पर था अमित शाह का दौरा, ऐसा क्वेश्चन मार्क सामने आया हुआ है। विविध न्यूज़ चैनल जो दिखा रही है और वो लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या निशाने पर था अमित शाह का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान राज्य के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया, नाम उनका है, हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के बाद पूरे राज्य का महकम में वहां पर सनसनी मची हुई है। डिटेल कुछ ऐसी आई है सामने कि इसी बीच आतंकी संगठन टीआरएफ ने लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है और संगठन ने एक प्रेस रिलीज वहां पर जारी करके लिखा हुआ है और बोला हुआ है कि शाह के दौरे से पहले हमारी तरफ से ये गिफ्ट है। ऐसा उन लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है और वहां पर लेटर भी उन लोगों ने छोड़ा हुआ है कि ये देश को हमारी गिफ्ट है, ये जो हम लोगों ने हत्या की है वो देश को हमारी तरफ से गिफ्ट है। गौरतलब है कि लोहिया का शव उनके घर पर मिला था और इसी बीच पुलिस को पहले शक उनके फरार नौकर पर आ गया था, लेकिन आतंकी संगठन की जिम्मेदारी लेने के बाद मामला बड़ा हो गया है और अब ये जो चौकन्ने समाचार आए रहे उसपे एक डिटेल वो भी है कि इनका जो नौकर था वही आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। डिटेल क्या है वो हम लोग समझे, क्योंकि ये समाचार जो है वो अब तक की देश की सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो राज्य में डीजी लेवल के किसी अधिकारी को पहली बार आतंकी के निशाने पर बनाया गया है। राज्य में डीजी लेवल के किसी अधिकारी को वहां पर आतंकी निशाने पर सबसे बड़े पहली बार बनाया गया है। और गौरतलब है कि अमित शाह 3 दिन के दौरे पर सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश पहुंचे हैं, तो वहीं पर मंगलवार की मीन्स आज राजौरी और बुधवार को बारामूला में उनकी 2 दिन की वहां पर रैलियां है, वो विविध संगठनों के साथ मिलने वाले हैं, वहां पर विविध नेता से डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसी तरफ ये हत्या का मामला सामने आया है। इसके चलते पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की तैनात कर दी गई थी और इसी के साथ वहां पर जो हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में, वहां पर पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की जो हत्या हुई है उसमें गला रेत कर वहां पर हत्या की गई है। इस मामले की जिम्मेदारी जो ली है, वो इस मामले की जिसने जिम्मेदारी ली है वो लिख रहा है कि पीपल्स एंटी फास्टिक फ्रंट PAFF, उनका जो आतंकी निशाना है जिसने आतंक मचाया हुआ है उनका नाम है PAFF। जिम्मेदारी ली है उन्होंने पीपल्स एंटी फ्रंट ऐसा डिटेल दिया है और जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी समूह के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और जैश ए मोहम्मद के साथ ये सभी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा वहां पर डिटेल भी सामने आया हुआ है। पीपुल्स एंटी फास्टिंग फ्रंट PAFF पाकिस्तान बेस्ट आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक ही बदला हुआ है। और डिटेल कुछ ऐसी है, वहां पर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से वहां पर PAFF का नाम जो है वो सामने आने लग गया था और आतंकी समूह अंसार गजवाए उल हिंद के मारे गए कमांडेंट की उसकी जो डिटेल सामने है तो वो जाकिर मूसा से प्रेरित है। ऐसी डिटेल सामने आई है कि वो जो प्रेरित है वो जाकिर मूसा से प्रेरित है और जो वैश्विक आतंकी समूह अल कायदा के लिए वफादार माना जाता है। तो ये जो जिम्मेदारी ली है, ये जो बड़ी हत्या हुई है उसकी जिम्मेदार जो है वो अल कायदा से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी कुछ डिटेल सामने आई है। ये देश की अब तक की सबसे बड़ी हत्या मानी जाते हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग नज़र रखेंगे और बाकी बात करते हैं दूसरे स्टेट की तरफ।
हरियाणा में भी एक सबसे बड़ी बात जो बती है, वहां पर उसके तरफ चले हम लोग, तो हरियाणा में भी एक जो है वो हालचाल पूछा और आंख में मिर्ची जोक कर लूट लिए 15 लाख रुपीस। ये जो बात सामने आई है वो हरियाणा की बात सामने आई है। वहीं पर पंजाब केसरी की न्यूज डिटेल हम लोग समझे तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि हालचाल पूछा और आंख में मिर्ची जोक कर लूट लिए 15 लाख रुपीस और विरोध करने पर चाकू से हमला भी किया। ऐसी डिटेल सामने आई है हरियाणा स्टेट से। अभी देश में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है और प्रशासक क्या कार्य कर रहा है, उसके बारे में जो न्यूज़पेपर लिख रहे हैं उसकी डिटेल हम लोग समझे तो वहां पर पंजाब केसरी ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि हरियाणा के पंचकुला में नकाबपोश बदमाशों ने एक कलेक्शन एजेंट की आंख में मिर्ची जोककर 15 लाख रुपीस वहां पर लूट लिया और अभी की ये वारदात हुई है। और यह वारदात सोमवार दोपहर पंचकुला और वहां पर आज भी ऐसी ही वारदात सेम हुई है। सेक्टर 16 में वहां पर बुढ़नकुंड गांव के पास ये वारदात हुई है और उसी समय कलेक्शन एजेंट जो है वो दुकान से 80,000 रुपीस लेके वसूली करके बाहर निकल आया था और वहीं पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस तो वहां पर बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी की है। लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है और डिटेल कुछ ऐसी है कि इसके बाद एजेंट जैसे ही आगे बढ़ा कि एक बदमाश ने उसकी आंख में मिर्ची जोक दी और उसके बाद बदमाशों ने पूरा उनके जो हाथ में जो थैला था, उनके हाथ में जो बैग था वो जूट लिया और 15 लाख रुपीस लूट कर भाग गए। दूसरे बदमाश ने उसके ऊपर चाकू से हमला भी किया हुआ है और बैग लेकर वहां पर से फरार हो गए। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि पुलिस के मुताबिक नया गांव के रहने वाले कलेक्शन एजेंट लक्ष्मी नारायण, जो नाम था उसका लक्ष्मी नारायण है, और शिकायत उन्होंने की है। लेकिन अब देखना यह रहेगा कि पुलिस उसके ऊपर क्या कार्यवाही कर रही है। इसके बाद जो डिटेल सामने आई है वो डिटेल ऐसी है कि दुकानदार नितिन कुमार ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि कलेक्शन एजेंट को उसका आज कलेक्शन 80,000 रुपये के दिए और वहां पर रिकॉर्ड में वो दर्ज कर रहा था। उसी बीच कुछ डिटेल सामने आई और जैसे ही वो बाहर निकला तो 2 लोग वहां पर सामने आए और उसको वहां पर आंख में मिर्ची जोक दी और वो थैला लेके भाग गए। अब देखना यह रहेगा कि इसके ऊपर प्रशासक क्या कार्य कर रही है और जिसने ये कार्य किया हुआ है उसके ऊपर प्रशासक क्या कड़ी कार्यवाही करता है। अब एक तीसरे न्यूज की तरफ चले, हम लोग महाराष्ट्र की ओर चले। महाराष्ट्र में नई दुनिया जो है वो न्यूज़पेपर कुछ ऐसा लिख रहा है कि अमित शाह के ऑफिस के बाहर 3 घंटे एक नेता वहां पर खड़े रहे लेकिन अमित शाह ने जवाब नहीं दिया, अमित शाह मिले भी नहीं। डिटेल क्या है वो समझे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। वहीं पर अमित शाह काफी टाइम दौरे पर भी गए हुए हैं लेकिन वहां पर एक जो एक्स नेता, बीजेपी के एक्स नेता है, वो मिलने की ट्राई कर रहे थे अमित शाह को। क्या है, नई दुनिया न्यूज़पेपर कुछ लिख रहा है, उसके ऊपर हम लोग जाए और ये न्यूज़ पढ़ने का ट्राई करें तो डिटेल कुछ ऐसी है कि अमित शाह के ऑफिस के बाहर 3 घंटे बैठे रहे एकनाथ खड़से। उनका नाम जो है वो एक्स बीजेपी के वहां पर नेता है एकनाथ खड़से, लेकिन वो नहीं मिले अमित शाह को। डिटेल कुछ क्या है वो समझे तो वो एकनाथ खड़से जो है वो नहीं मिले वहां पर अमित शाह के बाद और उनको चाहते थे वापस ही बीजेपी में वो वापस आना चाहते हैं लेकिन अमित शाह उनसे मिलने के लिए ना बोल दिया, अमित शाह उनसे नहीं मिले। कभी महाराष्ट्र भाजपा के सीनियर नेता रहे ये एकनाथ और अब एनसीपी में शामिल एकनाथ खड़से घर वापसी की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स के बीजेपी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिलना चाह रहे थे अमित शाह को लेकिन अमित शाह ने ना बोल दिया, अमित शाह उनसे नहीं मिले। 3 घंटे अमित शाह की ऑफिस के बाहर वो खड़े रहे लेकिन अमित शाह ने उनको अंदर नहीं बुलाया और मिले भी नहीं। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए दिल्ली आकर 3 घंटे तक अमित शाह से मुलाकात करने के लिए ट्राई किया, इंतजार भी किया लेकिन वहीं पर से भी ना आ गई। कभी महाराष्ट्र भाजपा के सीनियर नेता रहे हैं, अब एनसीपी में शामिल एकनाथ खड़से घर वापसी की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वहां पर विविध न्यूज़पेपर दिखा रहा है और साथ ही में वहां पर पोर्टल पे भी ये न्यूज़ वायरल हो रहा है कि एकनाथ खड़से को फिर से बीजेपी में आना है लेकिन उनकी रजामंदी जो है वो देंगे अमित शाह। अब देखना ये रहेगा कि इसके बीच अमित शाह उनको वापस ले रहे हैं या उनको एनसीपी में ही रहने देते हैं। डिटेल ये है कि यही नहीं, उन्होंने उनके इसके लिए दिल्ली आकर 3 घंटे अमित शाह से मुलाकात के लिए इंतजार भी किया लेकिन वक्त ही नहीं मिल सका और वहां पर अमित शाह उनसे नहीं मिले।
इसके चलते वह भाजपा में अब तक नहीं आ सके और वह निराश भी है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने यह एक दावा किया हुआ है कि उन्होंने कहा कि एकनाथ खड़से एनसीपी में खुश नहीं है और इसी तरह वह अमित शाह के साथ वहां पर बीजेपी में फिर से मुलाकात करने की ट्राई कर रहे हैं। खड़से अपनी बहू के साथ, वह रक्षा खड़से नाम है उसकी बहू का, वो रक्षा खड़के के साथ वहां पर दिल्ली गए थे और अमित शाह से मिलने की ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। महाजन ने यह भी कहा कि हमें पता चला है कि एकनाथ खड़से अपनी बहू के साथ अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली गए हुए थे। हालांकि अमित शाह के ऑफिस से बाहर 3 घंटे तक वहां पर बैठने के बाद भी मुलाकात का मौका नहीं दे पाए। डिटेल वो सामने आई है कि यह बात मुझसे किसी नहीं लेकिन बल्कि रक्षा खड़से ने ही वहां पर बताई कि हम लोग वहां पर मिलने के लिए गए थे। और मंत्री ने कहा कि यदि 3 घंटे तक इंतजार कराने के बाद भी अमित शाह ने एकनाथ खड़से से मुलाकात नहीं की तो यह बात का संकेत है कि भाजपा उन्हें वापस नहीं लेना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि खड़से कई महीनों से उन्हें वहां पर और देवेंद्र फडणवीस को भी वहां पर भाजपा में वापस मिलने के संकेत दे रहे थे, लेकिन अमित शाह मिल रहे हैं या अभी आगे नहीं मिल रहे हैं वो अब देखना तय करेगा। वहीं पर आगे चलते हैं दूसरे न्यूज की तरफ, दूसरे स्टेट की तरफ नजर करें तो एक बिहार की भी ऐसी वहां पर सियासी मसला चल रहा है। वहां पर बिहार में भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। वहां पर पंजाब केसरी ने कुछ डिटेल दी है बिहार के बारे में, बिहार और महाराष्ट्र के बारे में। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे तो वहीं और बिहार और महाराष्ट्र के रोमांचक उपचुनाव वहां पर चल रहे हैं और उपचुनाव आने वाले हैं, उसी बीच जो माहौल चल रहा है वो देखें तो वहां पर पंजाब केसरी कुछ ऐसा लिख रहा है कि जहां पुराने साथियों से भिड़ेगी भाजपा और शिंदे सेना। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि अनंत सिंह को वहां पर AK-47 मामले से सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई थी और डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है और पंजाब केसरी न्यूज पोर्टल में ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि मोकामा सीट अब खाली है और उपचुनाव में आरजेडी अनंत सिंह के किसी करीबी को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि बिहार में उपचुनाव 3 नवंबर को होने वाले हैं, मीन्स आज चुनाव होने वाले हैं। और डिटेल कुछ ऐसी आई है कि दोनों सीटों पर होने वाले मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है और इसकी वजह से जदयू, राजद और कांग्रेस का एक साथ आना वहां पर तय हो चुका है। और वहां पर डिटेल कुछ दूसरे न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहे हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू से भाजपा से नाता तोड़ चुकी है। और वहीं पर डिटेल कुछ ऐसी दूसरी है कि नीतीश पहले ही विपक्ष दलों के एक साथ आकर वहां पर 2014 में भगवा पार्टी को मात देने की कोशिश कर चुके हैं। वहां पर ऐसी डिटेल दूसरी लिखी है कि ऐसी ही स्थिति में मुंबई अंधेरी स्थित वहां पर सीट भी नहीं है। इसी बीच शिवसेना के ठाकरे गुट का मुकाबला बीजेपी और उसके सहयोगी से होने वाला है। और ध्यान रहे कि शिवसेना से बगावत के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी है और फिलहाल ठाकरे और शिंदे गुट जो है वो बीच की वहां पर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई भी शुरू है। अब सूत्रों का कहना है कि तीर और धनुष का निशाना ठाकरे की सेना को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग लगातार नजर रखेंगे। अब अंधेरी पूर्व में वहां पर मुरीज पटेल और रुजा लटके के बीच मुकाबला है, तो वो मुकाबला हम लोग समझे वहां पर। वहीं और महाराष्ट्र की सीट विधायक रमेश लटके के निधन की वजह से भी वहां पर सीट खाली है और लगातार 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले लटके का वहां पर जो लटके नाम है, इस साल मई में निधन हो गया है उनका। और सत्तारूढ़ भाजपा और शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम के पूर्व पार्षद मुरजी पटेल को वहां पर उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। वहीं और उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली शिवसेना के दिवंगत लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को इस सीट की उम्मीदवार बनाने की एक कोशिश हो रही है और उम्मीदवार बनाया हुआ है। इसी बीच उन्होंने ट्वीट किया है कि मुरली पटेल को स्थानीय लोगों का काफी समर्थन है और मालूम हो रहा है कि इसी बीच वहां पर गोपालगंज खबर विधानसभा की सीट भाजपा का गढ़ है। वो भाजपा में वहां पर डिटेल क्या सामने आई है, वहां पर वो नई दुनिया कुछ डिटेल ऐसी दे रहे कि बात अगर गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की करे तो यहां भी उपचुनाव को बेहद रोचक माना जाता है। इसी बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद यह सीट भी खाली है।
डिटेल कुछ ऐसी है कि सुभाष सिंह यहाँ पर लगातार 4 बार बीजेपी की सीट पर चुनाव जीत चुके हैं और इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब देखना यह रहेगा कि ये उपचुनाव में बीजेपी जीत रही है या फिर कुछ और तड़जोड़ की नीति अपना रही है। अब एक सबसे बड़े स्टेट की ओर रुख करें और वहां के न्यूज को पढ़े तो गुजरात की बात करने हैं। गुजरात में अभी त्योहार का माहौल चल रहा है, गुजरात में अभी नवरात्रा चल रहा है। उसी बीच संदेश न्यूज़पेपर है, वो कुछ डिटेल ऐसी लिख रही है कि संदेश न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा कि गुजरात में नवरात्रा के माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और गुजरात में बवाल, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है। क्या है वो डिटेल, किसने बवाल की है नवरात्रा के चलते हुए, वो डिटेल हम लोग यहाँ पर समझे तो डिटेल कुछ ऐसी है कि इधर जश्न के बीच पथराव और 6 लोग जख्मी हुए हैं। डिटेल क्या है वो समझे तो उधर धार्मिक झंडा लगाने की भीड़े, वहां पर 2 गुट, क्या डिटेल है वहां पर वो पढ़े तो संदेश ऐसा लिख रहा है कि खेड़ा के डीएसपी के मुताबिक मामले के सभी आरोपी की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। आपको बताते हैं कि गुजरात में अभी नवरात्रा का माहौल चल रहा है, उसी बीच कुछ संगठन के लोग जो है, मुस्लिम संगठन के लोग हैं, वहां पर नवरात्रा में पंडाल में जाके कहीं पर कई लड़कियों की फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और वो वायरल कर रहे हैं। यही वहां पर जो बवाल हुई है वो पढ़े तो गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जरूरी बंदोबस्त भी किया गया है। लेकिन गुजरात में नवरात्रि के जश्न के दौरान खेड़ा में पथराव भी हुआ है, वो डिटेल यहाँ पर मैं पढ़ूं तो पुलिस के मुताबिक घटना में 6 लोग जख्मी हुए हैं और मंगलवार को यानी कि कल वहां पर डीएसपी ने पत्रकार को बताया कि उथेला गांव में आरिफ और जहीर जो नाम है वो मुस्लिम संगठन और मुस्लिम लोग के नाम है, उसमें आरिफ और जहीर के नाम 2 लोगों की वहां पर अगुवाई में एक गुट ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। वहीं पर वे लोग वहां पर गतिरोध में वहां पर पैदा कर रही थी और बाद में उन्होंने कहा कि पथरावबाजी और जिसमें 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि 6 लोग जख्मी हुए, किसी के मरने की आशंका वहां पर नहीं है। इसी बीच खेड़ा के डीएसपी के मुताबिक मामले के सभी आरोपी की वहां पर पहचान कर ली गई है और सभी लोग मुस्लिम संगठन से है और सभी लोग मुस्लिम वहां पर जो है वो मुस्लिम लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया गया है। इसी बीच गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसी बीच एक दूसरी घटना जो घटी है वो बड़ौदा में भी हुई है। क्या वहां पर बड़ौदा में पंडाल में, नवरात्रि के पंडाल में हुआ है वो डिटेल हम लोग समझे तो वहां पर गुजरात समाचार कुछ ऐसा लिख रहा है कि वडोदरा जिले के सावली शहर में भी धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 गुट आपस में सामने भिड़ गए और पथराव भी किया। इसी बीच बड़ौदा में भी ये मामला हुआ कि इस मामले में 36 लोगों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सावली थाने के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया हुआ है कि यह घटना शनिवार और रविवार दोनों दिन वहां पर ऐसा हुआ कि उस समय जब लोग एक समूह में धार्मिक वहां पर पंडाल में आरती कर रहे थे, मंदिर में पूजा अर्चन कर रहे थे, उसी बीच डेरा इलाके में वहां पर बिजली के खंभे पर अपना झंडा के साथ आने के धार्मिक झंडा लगाने की वो कोशिश कर रहे थे और दूसरे समुदाय ने ये लोगों के समक्ष आपत्ति जताई कि यहाँ पर आप झंडा मत लगाइए। इसी बीच पुलिस के उप निरीक्षक वहां पर महिला वहां पर मौजूद थे और दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और कोई भी घायल नहीं हुआ है, लेकिन मारामारी का सामना वहां पर मामला सामने आया हुआ है। लेकिन दंगाइयों ने एक वाहन और वहां पर एक दुकान को क्षतिग्रस्त किया हुआ है। अब आए दिन गुजरात में ऐसी धमाल होती रहती है, कुछ मुस्लिम समुदाय द्वारा ये धमाल होती रहती है, तो देखना ये रहेगा कि ये इलेक्शन का माहौल है, इसी बीच ये धमाल होती रहे या कुछ करने की वजह भी है। अब एक बात करें दिल्ली की, दिल्ली में भी एक जो न्यूज़ सामने आई है वो मैं बताऊं और दैनिक जागरण ने कुछ पोर्टल में लिखा हुआ है वो मैं डिटेल आपको दिखाऊंगा। तो बात करें दिल्ली की तो सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है 8 दिन में वो पीएफआई का मसला चल रहा है। क्या पीएफआई संगठन अभी भी बंद नहीं हो रहा है और क्यों ये ऐसी वारदातें करता रहता है, इसके बीच जो दिल्ली से मामला सामने आया हुआ है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो पीएफआई पर प्रहरा जारी है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को फिर से वहां पर गिरफ्तार किया हुआ है और कोर्ट में भी आज ले जा रहे हैं। डिटेल क्या है, फिर से पीएफआई ने दंगा किया हुआ है वहां पर, वो डिटेल हम लोग समझे तो वहां पर दैनिक जागरण और नई दुनिया समाचार है वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि पीएफआई पर प्रहार जारी है
और दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को फिर से गिरफ्तार किया हुआ है। क्या है डिटेल वो समझे तो आज कोर्ट में उन लोगों को पेश किया जाएगा और कोर्ट क्या कार्यवाही कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मीन्स के पीएफआई के 4 सदस्यों को मंगलवार को और आज और सोमवार को पकड़ा गया है। 4 सदस्यों को पकड़ लिया है और दिल्ली पुलिस ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद पहली बार गिरफ्तारियां की है। दिल्ली पुलिस की बता दे डिटेल तो दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। हालांकि उन्होंने आरोपियों के नाम का खुलासा अभी नहीं किया हुआ है क्योंकि उन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस ने कुछ दिन पहले पीएफआई के खिलाफ शाहीनबाग थाने में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत उनका मामला दर्ज किया था। और उसके बीच डिटेल जो वो आई है कि भारत सरकार ने पीएफआई पर 27 सितंबर के 5 साल के बैन का मीन्स प्रतिबंध लगाया हुआ है, बैन किया गया है। इसके बाद भी पीएफआई रुक नहीं रही है, पीएफआई की अनेक आतंकवादी प्रवृत्तियां सामने आ रही है। इसके बाद पीएफआई के समर्थन व सदस्यों ने शाहीनबाग इलाके में हंगामा किया था। डिटेल वो है कि पीएफआई वो जो कार्यवाही कर रही है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया था। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्ट के तहत कार्यवाही भी की गई है, लेकिन फिर भी पीएफआई आतंकवादी प्रवृत्तियां कर रही है और कई इलाकों में और स्टेट में भी पीएफआई जो आतंकवादी प्रवृत्ति कर रही है उसके बारे में डिटेल कुछ ऐसी है। तो नई दुनिया और नेशनल न्यूज़पेपर जो दिखा रहे हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो कई इलाकों में तनाव से भरे हुए पड़े हुए हैं और पीएफआई वहाँ पर कुछ आतंकवादी प्रवृत्ति भी कर रही है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में पीएफआई के खिलाफ शाहीनबाग थाने में यूपीए के तहत वहां पर मामला दर्ज किया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पीएफआई का हेड ऑफिस शाहीनबाग थाना इलाके में था और इस मामले की जांच वहां पर बदरपुर जोगिंदर जून में आरोपी वहां पर सौंपी गई थी और डिटेल भी सौंपी गई थी। और दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीएफआई और उसके आनुषंगिक संगठन सदस्य अभी भी गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इसी बीच प्रतिबंधित पतों का इस्तेमाल करके अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए वहां पर एक्टिविटी कर रही है। और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दर्ज इस मामले में 4 आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उनको कोर्ट में पेश कर रही है। अब देखना यह होगा कि पीएफआई के ऊपर क्या कोर्ट कार्यवाही कर रही है और प्रशासक जो है वो क्या कड़े इंतजाम कर रहे हैं। अब एक बात करें राजस्थान की और राजस्थान में क्या हुआ है, वो एक सबसे बड़ी घटना घटी है और देश को चौंकाने वाले समाचार भी मिल रहे हैं। राजस्थान की एक दिल दहलाने वाली एक न्यूज़ सामने आई हुई है और वो दैनिक भास्कर ने खुलासा किया हुआ है। तो दैनिक भास्कर जो लिख रहा है न्यूज़ पोर्टल में वो हम लोग पढ़े क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी चौंकाने वाली ये न्यूज़ मानी जाती है। डिटेल कुछ ऐसी है कि उस पर गौर करें तो पड़ोस में ही बनती रही चाइल्ड पॉर्न का सबसे बड़ा मामला सामने आया हुआ है। यही यूपी राजस्थान से विदेश जा रही है डर्टी क्लिप, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है। क्या है ये डर्टी क्लिप उसके बारे में समझे। और ये जो इंटरव्यू हुआ है डर्टी क्लिप में बच्चों को शामिल किया गया है और उनके बच्चों के माता पिता की एक डिटेल सामने आई है, वो मैं डिटेल यहाँ पर पढ़ूँ तो पड़ोस में ही बनती रही चाइल्ड पॉर्न और यूपी राजस्थान से विदेश जा रही है ये चाइल्ड क्लिप, डर्टी क्लिप जो है वो विदेश जा रही है। उसी बीच जब मुझे पता चला कि मेरी बच्ची से गलत हरकत करवाई जा रही है, ऐसे माता पिता का एक इंटरव्यू यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। तो जब मुझे पता चला कि मेरी बच्ची से गलत हरकत करवाई जा रही है और उसका वीडियो बनाया गया है और इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है तो मेरा रोम वहाँ पर बुरा हाल हो गया। और कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा इंटरव्यू में वो उनकी माता बोली, बच्चों की माता वो वहाँ पर बोल रही है। न जाने कितने लोगों ने ये देखा होगा और उसे हटाया गया है या नहीं हटाया गया है वो भी मुझे पता नहीं है, उनकी माता ऐसा बोल रही है। और वहाँ पर डिटेल ऐसी कुछ सामने आई है कि मुझे वहाँ पर कुछ पता नहीं है कि ये जो डर्टी क्लिप बनी है मेरी बच्ची के ऊपर, ये डर्टी क्लिप बनी है वो किस लोगों ने बनाई है और कहाँ पर ये वायरल हुई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि दूसरी घटना भी ऐसी सामने आई है
कि बिटिया 11 साल की हो गई है और अब भी अगर कोई बताता है कि छोटी छोटी बच्चों की ऐसी वीडियो इंटरनेट पर चल रही है, वीडियो में ऐसी छोटी बच्चियां दिख रही है और वो गलत काम कर रही है, तो हम लोग किस तरीके से हम लोग अभी जिएंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके की वारदात जो है वो राजस्थान और यूपी बिहार में हो रही है। बच्चों को लेके डर्टी क्लिप बनाई जाती है और उनको वायरल करने की वारदात सामने आई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि बिटिया को तो समझने का मौका ही नहीं मिला है, पर मैं खुद को भी अभी समझा नहीं पा रही हूँ कि ऐसी वारदातें क्यों कर रहे हैं। विश्वास नहीं आ रहा है कि बच्चों को लेके ऐसी वारदातें क्यों हो रही है और ऐसे वीडियो क्यों बनाए जाते हैं, ऐसा इंटरव्यू में कहा गया है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि नाम का जूनियर इंजीनियर चित्रकूट सिंचाई विभाग में ये काम करता था। उसने 40 से ज़्यादा बच्चियों के साथ गलत हरकतें की है और उनका वीडियो भी वायरल हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है कि किसी का अपने घर पर तो किसी बाहर बच्चियों को ले जाके ऐसी वीडियो बनाया हुआ है और वीडियो को विदेश तक वहां पर बेचा गया है। ऐसी घटना हुई है और ऐसी वारदात हुई है कि ये जो पॉर्न वीडियो बनाया गया है, बच्चों का वीडियो बनाया गया है, वो बाहर विदेशों में बेचा जा रहा है। उसकी बीच चुनौती की हरकत भी सामने आई है और कमाई में उसकी पत्नी भी साथ दे रही थी, ऐसी भी डिटेल सामने आई है। थाना में 10 से ज्यादा परिवारों की शिकायत अभी मिली है जिनके बच्चे रात भर से गायब रहे और खेलते खेलते अचानक कहीं चले गए और फिर घर के बाहर रोते रोते वहां पर मिले हुए हैं, या फिर उनकी बच्चों के साथ जबरदस्ती की गई है। उनकी उम्र 8 साल से 13 साल है। ऐसे बच्चे लोग हैं जिनकी उम्र फक्त 8 साल से 13 साल है। हालांकि बता दें कि राजभवन जब तक वहां पर पकड़ा गया है और न जाने कितने परिवार को न भूलने वाले ये दर्द जो है वो सामने आया हुआ है। यह कहानी सिर्फ एक राम भवन या फिर पीड़ित महिला की नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं जिसके बच्चों के साथ ऐसी कार्यवाही करवाते हैं और उसकी वीडियो भी बनाई जाती है। एक दूसरी जो डिटेल आई है वो ग्वालियर में भी ऐसी घटना घटी है। ग्वालियर में भी पीड़ित के मामा बोले कि हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसी वहाँ पर ग्वालियर में भी बच्चों के साथ ऐसी हरकतें हुई है और बच्चों का पॉर्न वीडियो भी बनाया गया है। ऑपरेशन कार्बन के तहत 1 साल पहले और अभी भी वहाँ पर मध्य प्रदेश में सीबीआई की छापेमारी हुई थी और मामला ग्वालियर का भी अभी सामने आया हुआ है कि वहाँ पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सूचना को लेकर वहाँ पर लोकल पुलिस जो है वो थाने से जुड़े वहाँ पर आरोपी पकड़ा गया है और आरोपी ने जिन बच्चियों का वीडियो बनाया हुआ है वो आसपास के मोहल्ले के ही वहाँ पर बच्चों को पकड़ा उन्होंने और उसके साथ ही ऐसी वीडियो बनाई, ऐसा मामला सामने। अब देखना ये रहेगा कि कौन से स्टेट से ऐसे बच्चों को वहाँ पर उठाया जाता है और उनके साथ ये वारदातें होती रहेगी। तो ऐसी ही घटनाओं के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। मुझे दीजिए रजा, नमस्कार। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014